हेलो एवरीवन, वेलकम टू करीमा सेठीज क्लासेस। आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। हमने इससे पहले फिजिकल वर्ड और डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा है। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, डायमेंशंस किस तरीके से निकलती हैं, डायमेंशंस किसको कहते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सब क्लियर किया है। आप चाहें तो पहले वो वीडियो देख सकते हैं। अब आज जिस टॉपिक की बात हम करेंगे वो उसी से रिलेटेड है, तो इसीलिए आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। अब सबसे पहली बात जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डीए लिखूंगी इसको, ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहली एप्लीकेशन यानी जो हमने डायमेंशंस की हैं वो हमारे किस किस काम आती हैं। सबसे पहले जो हमने डायमेंशन की है उसकी एप्लीकेशन है चेकिंग दी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन ऑफ एन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन आप ले लीजिए, ये देखना कि वो करेक्ट है या नहीं है, तो वो हमारी क्या होगी, वो हम डायमेंशंस के थ्रू चेक करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल, चेक दी correctness of equation s is equal to ut plus half at square। ठीक है, ये आप सबको पता है, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसकी आज हम करेक्टनेस चेक करते हैं। उसके लिए आप क्या करना है, आपको इनको दो हिस्सों में बांटना है। एक हिस्सा हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्या है हमारा एस क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना एस, तो इसीलिए डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो किसके इक्वल आ जाएगी, एल की। ठीक है, बीच में आप लाइन लगाइए। इक्वल टू अभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि इक्वल टू हम तब करेंगे जब ये एक्चुअल में इक्वल आ जाएंगे। अभी हम इसीलिए बीच में लाइन लगाते हैं, सेपरेट हम कर रहे हैं। राइट हैंड साइड पे आइए, देखिए राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स हैं। सबसे पहले हम यूटी लेते हैं। यू क्या है, हमारी वेलोसिटी है, टी हमारा टाइम है। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, एल टी माइनस 2। ठीक है, क्या हो गई, एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। और टी की क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय टी, क्योंकि टाइम है। तो यहां से देखो, ये एल टी माइनस 1 है और मल्टीप्लाई में टी प्लस 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ एल। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी हाफ ए टी स्क्वेयर। हाफ हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशन लेस है ये। इसके बाद एक्सेलरेशन की क्या आएगी, एल टी माइनस 2, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है मेरी, उसमें आप तो उनको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि मैंने एक्सेलरेशन को एल टी माइनस 2 कैसे लिखा है। अब टी की जो वैल्यू है वो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 यानी 1, यहाँ भी एल आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी टर्म्स थी उनकी डायमेंशन और राइट हैंड साइड पे जितनी हमारी टर्म्स थी उनकी डायमेंशंस वो इक्वल हैं। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमने लास्ट वीडियो में किया है, वो भी आप वहां से चेक कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि आपकी इक्वेशन के अंदर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं उन सबकी डायमेंशंस इक्वल होंगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, हमें चेक करना है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। क्या ये सही इक्वेशन है टाइम पीरियड की या नहीं। तो उसी तरीके से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टी की डायमेंशन क्या हो गई, टी ही होगी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड पे क्या है, 2 पाई रूट एल बाई जी। तो 2 पाई क्या आएगा, कांस्टेंट है, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया। एल क्या है, रूट के अंदर आ गया। एल क्या होता है हमारा, लेंथ की क्या आ गई, एल। जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, फिर से क्या हो गया, एल टी माइनस 2। ठीक है, एल से एल कैंसिल आउट हो गया
और रूट के अंदर क्या बचा, सिर्फ t माइनस 1/t-2, ये ऊपर चला गया तो ये आ गया रूट टी स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, सिर्फ t। ठीक है, तो वही चीज है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी t था, यहाँ भी t है, तो मैं लिख सकती हूँ हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जहां अब अगर आपने एक चीज देखी हो कि ये डायमेंशन एनालिसिस जो है वो इक्वेशंस को करेक्ट बता रहा है, पर क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि अगर यहाँ 2 पाई की जगह 4 पाई होता तो क्या ये इक्वेशन सही होती? बताओ। बिल्कुल होती, क्योंकि चाहे यहाँ 2 पाई हो, चाहे यहाँ 3 पाई हो, चाहे 4 पाई हो, चाहे 6 पाई हो, कुछ भी हो, वो तो डायमेंशनल एनालिसिस से बाहर है, क्योंकि वो डायमेंशनलेस है। कुछ भी कांस्टेंट आ जाए वो डायमेंशन से बाहर हो गया। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमारी एक्चुअल इक्वेशन क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई l/g रूट। बट अगर यहाँ पे 4 पाई होता तो क्या ये इक्वेशन करेक्ट होती कंसेप्ट वाइज? नहीं। तो कहीं ना कहीं डायमेंशनल एनालिसिस की ये लिमिटेशन है, मैं आगे आपको लिमिटेशन भी करवाऊंगी। इस चीज की लिमिटेशन क्या है कि ये डायमेंशनली तो सही बताती है इक्वेशंस को, बट कंसेप्ट वाइज ये इक्वेशंस को सही नहीं प्रूव कर सकती। हम किसी भी इक्वेशन को कंसेप्ट वाइज इसके थ्रू प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, जिनमें कोई कांस्टेंट यूज नहीं होता वो ठीक है, बट जहां कांस्टेंट की बात आ जाती है तो हम वहां पे इसकी ये ड्रॉबैक है कि ये डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम उसको ठीक प्रूव नहीं कर सकते। क्लियर? इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है हमारी कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर चेंज करना। देखो, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा NU की फॉर्म में लिखते हैं। N उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है और U उसकी यूनिट होती है। यूनिट हमारे पास क्या होता है, हम हर सिस्टम हम बेसिकली क्या है SI यूनिट्स लेके चलते हैं, बट हमारे पास और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे हमारा CGS सिस्टम है, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली SI सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, SI सिस्टम को हम कन्वर्ट करते हैं डायमेंशनली CGS सिस्टम में, या फिर जो भी आपको यूनिट्स दी हो हम उसके अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर। तो अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को NU लिखते हैं हम, तो अगर मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है तो वहां पे क्या होगा, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, यानी एक सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी दूसरे सिस्टम की फिजिकल क्वांटिटी में बराबर होगी, और इनकी वैल्यूज जो हैं वो क्या होंगी, देखते हैं हम किस तरीके से उन वैल्यूज को हम निकालते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है टू 1 डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन किसकी SI यूनिट है, फोर्स की। ठीक है, तो फोर्स की अगर मैं डायमेंशन लिखूं, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, mLT-2 मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये निकाली थी। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हम 1 न्यूटन को 1 डाइन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करो, आप mLT-2 बीच में लिखो। ठीक है, इधर हमें क्या करना है, हमें पता है 1 न्यूटन है, क्लियर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कितने डाइन के इक्वल होगा। तो इसका मतलब हमें U2 की वैल्यू तो पता है, हमें N2 की वैल्यू निकालनी है। अब 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, देखो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो यहाँ पे N1 क्या हो गया, 1, और M1 क्या हो गया, कैपिटल M1 यानी मास कितना हो गया, 1 किलोग्राम। लेंथ कितनी होगी, L1 1 मीटर, और टाइम T1 कितना हो गया, S। ठीक है, तो अब देखो ये तीनों जो चीजें हैं mLT, ये तीनों चीजें मिलके हमारी क्या बना रही हैं, U1 बना रही हैं। ठीक है, तो U1 क्या आ जाएगा मेरे पास, M1 L1 T-2, क्योंकि यहाँ पे टाइम का स्क्वायर था तो यहाँ T-2। तो N1 और U1 की वैल्यू मेरे पास आ गई। यहाँ देखो डाइन किसके इक्वल हो जाएगा,
ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सीजीएस में कर रहे हैं ना, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से N2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। M1 मेरा क्या हो जाएगा 1 ग्राम, L1 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और T1 कितना हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो अब ये U2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, M2, सॉरी यहाँ पे सारा ये 2 चलेगा, M2 L2 T2 माइनस 2, ये MT1 आ गई सारी वैल्यूज। ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या फॉर्मूला था, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, N1 1, U1 कितना आ गया M1 L1 T1 माइनस 2 इज इक्वल टू N2 मुझे निकालना है, U2 की वैल्यू क्या होगी M2 L2 T2 माइनस 2। ठीक है, अब N2 की वैल्यू निकालनी है तो नेचुरली N2 को यहाँ रखो और बाकियों को उधर ले जाओ। यहाँ क्या आ गया 1, M1 L1 T1 माइनस 2 डिवाइड बाय M2 L2 T2 माइनस 2। अब इसको थोड़ा सा हम सेपरेट कर करके लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसको सुंदर सुंदर बना के लिखते हैं ना। 1, इसको मैं लिख सकती हूँ M1 अपॉन M2 की पावर 1, L1 अपॉन L2 की पावर 1, T1 अपॉन T2 की पावर माइनस 2। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो। M1 की क्या थी 1 किलोग्राम, M2 की क्या थी 1 ग्राम की पावर 1, L1 की क्या थी 1 मीटर, और L2 की क्या थी 1 सेंटीमीटर की पावर 1, T1 क्या था 1 सेकेंड, और ये कितना था 1 सेकेंड की पावर माइनस 2। तो 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड से कैंसिल आउट हो गया, खत्म बात। 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो, कितना होगा 10⁻³ ग्राम अपॉन में ग्राम 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²। दैट मीन्स N2 की वैल्यू आ गई 10⁵ तो हमारे पास 1 न्यूटन किसके इक्वल हो गया 10⁵ डाइन के। ठीक है, इस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है हमारा G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इन SI यूनिट, क्योंकि ये SI यूनिट में है, हमें क्या करना है फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS में करनी है हमें। पहले हम इसकी डायमेंशनल निकाल लें, डायमेंशन ऑफ G क्या हो जाएगी, देखो इसकी सिर्फ यूनिट उठाओ। यूनिट क्या है न्यूटन है, न्यूटन हमारा बेसिकली क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे क्या है इनटू में मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब जो कटता है उसको काट दो, 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट गया, बस क्या आ गया मीटर क्यूब अपॉन में सेकंड स्क्वायर और किलोग्राम। अब मीटर क्यूब सेकंड -2 और किलोग्राम -1। अब इसको थोड़ा सा मैं डायमेंशंस में लिखो, किलोग्राम क्या है मास है यानी m-1, मीटर क्यूब यानी L क्यूब, सेकंड क्यूब यानी T-2। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई डायमेंशन हो गई G की। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है इसके SI यूनिट से CGS सिस्टम के अंदर। तो क्या वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर डैश डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से N1 की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 6.67 इंटू 10⁻⁻11। M1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास किलोग्राम, L1 की कितनी आ गई मीटर, और T1 की कितनी आ गई सेकंड। ठीक है, यहां से N2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, M1 की कितनी आ गई, डाइन कितना था हमारा,
उसको हम बाद में देखते हैं। पहले m1 की m2 की वैल्यू लिख लेंगे ग्राम में, L2 की आएगी सेंटीमीटर में और टाइम की आएगी सेकंड्स में। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ, ये U1 हो गया मेरा और ये U2 हो गया। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर 1। ठीक है, जो हमने निकाली थी। हम इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, डायमेंशन हमारी क्या आई थी, m-1 L क्यूब और t-2। ठीक है, तो यहाँ m1 अपॉन m2 की वैल्यू की पावर हो गई -1, L1 अपॉन L2 की पावर हो गई क्यूब और t1 अपॉन t2 की पावर हो गई -2। ठीक है, ये हमने जो पावर्स ली हैं वो लेनी है जो आपकी डायमेंशंस में आई हैं। यहाँ m1 L1 जो है, हम t1 जो है वो हमने उनकी यूनिट्स लिखी हैं, तभी ये u1 और u2 की वैल्यू बनी है। क्लियर। अब n1 की वैल्यू थोड़ा सा हम बाद में लिखेंगे क्योंकि बड़ी है, तो हम पहले पीछे वालों को सॉल्व करते हैं। m1 क्या है, 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम की पावर -1। L1 क्या है, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर क्यूब और t1 क्या हो गया, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की -2। ये तो कैंसिल आउट हो गया, खत्म। यहाँ आ गया n1, ये हो गया 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम की पावर -1, तो यहाँ 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर क्यूब और ये तो 1 है ही है। अब आ जाओ, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। कितना आ गया, इसकी पावर कितनी वैल्यू थी n1 की, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू में ये कितना आ गया, 10⁻³ इंटू 10⁻6। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 6.67 इंटू 10⁻11 -3 + 6। ठीक है, आपको पता है ना फॉर्मूला की बेस मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 6.67 इंटू 10⁻, ये हो गया -14 + 6 -8। ठीक है, कितना, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ आ गया होगा कि इस तरीके से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन, अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के 6.67 इंटू 10⁻11 जो है वो वैल्यू इक्वल होगी सीजीएस सिस्टम में 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर के। क्लियर है, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। किस तरीके से हम इसको निकालते हैं ये चीज भी आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइविंग फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। किस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट है कि टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेंथ ऑफ पेंडुलम, सेकेंड है मास ऑफ बॉब, स्मॉल m से इसको लिखते हैं हम। ठीक है, थर्ड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये तो हमें पता चल गया, क्वेश्चन में दे दिया है कि वो इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करता है और क्या इक्वेशन बनेगी वो अब हम निकालेंगे। ठीक है, हमें एक्सप्रेशन निकालना है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कैपिटल टी। ठीक है, चलो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो वही लिखेंगे जो हमें उसने दे रखा है। हमें नहीं पता कि वो इन तीनों में से किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है और किस पे इनडायरेक्टली है, तो हम उसको अभी डायरेक्टली ही लिखेंगे। जो उनकी वैल्यूज आएंगी उसके बाद हम एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका। ठीक है, तो टी जो है वो डायरेक्टली मान लिया प्रोपोर्शनल है एल के पावर ए के। सेकेंड मास ऑफ बॉब है एम पे, इसकी पावर बी।
ठीक है। थर्ड क्या है, ग्रेविटी, जी पे इसकी पावर सी। क्लियर है। अब ये एबीसी की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, उन्हीं से देखो डिफाइन होगा ना कि जो एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, या एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो चीजें क्या है, इन वैल्यू से होंगी। माइनस में आ गई तो इनडायरेक्टली है, अगर प्लस में आ गई तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ अभी क्या किया, जनरल बात लिखी है जो उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब देखो, किसी भी प्रोपोर्शनलिटी के साथ हम कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे हमने के लगाया, के एल ए एम बी और जी सी। ठीक है, तो यहां से अब इसकी डायमेंशंस लिखो। यहां से हम मान लिया जो हमारा कभी के है वो डायमेंशन लेस है। ठीक है, कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस हम लेके चलते हैं उसको। अब इसकी जो वैल्यू लिखो, के एज इट इज, एल की डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल ए एल ए। ठीक है, एम की कैपिटल एम की पावर बी, इसको सॉरी बाहर लिखो ब्रैकेट से। जी क्या हो गया, एल टी माइनस 2 की पावर सी। ठीक है, यहां टी है तो टी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, m0 l0 t1, यही होगी ना, टी की डायमेंशन टी होगी। हमने दोनों की टर्म्स में लिख लिया m0 l0, तो यहां आ गया के l की पावर a m की पावर b और यहाँ l t माइनस 2 की पावर c। ठीक है, के अब l यहाँ है, l यहाँ है, l की कितनी होगी, l की पावर हो गई a और l की भी हो गई c, a प्लस c। ठीक है, एम बी और ये कितनी हो गई, t की पावर माइनस 2c। यहाँ क्या है, m0 l0 t1। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, आपको पता इक्वेशंस के दोनों साइड की जो टर्म्स होती हैं उनकी पावर सेम होंगी, सेम बेस है। तो m से शुरू करते हैं। m की क्या है, b इज इक्वल टू 0 आ गया, खत्म बात। l की 0 है, l की यहाँ कितनी है, a प्लस सी, ये 0 के इक्वल हो गई। t की यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है, माइनस 2c, किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो यहाँ c की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। अब ये वैल्यू यहाँ अगर पुट करोगे तो a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a कितना आ गया, a आ गया 1/2। ठीक, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, t इज इक्वल टू के, l था, l की पावर a है तो a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2। m की पावर b थी तो b की वैल्यू कितनी है, 0, और t की पावर c थी तो t की पावर कितनी है, यहाँ पे c की वैल्यू माइनस 1/2। तो अगर आप इसको लिखोगे तो क्या आ गया, k रूट 1/2 रूट हो गया, l प्लस है तो ऊपर और g टाइम जो है वो नीचे है तो g। ठीक है, क्योंकि यहां से देखो ना, a की जो a जो थी वो क्या थी, l की थी, यहाँ पे टाइम की जगह यहाँ हमारा g आएगा क्योंकि c की वैल्यू हमने यहाँ माइनस 1/2 निकाली है। ठीक है, तो ये हो गया रूट j। आपको पेपर में यहीं तक करना है। एक्सपेरिमेंटली जब करोगे तो k की वैल्यू 1 आती है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट हो जाता है वो, तो हमारे पास जो है t इज इक्वल टू जो भी है रूट l/g यहाँ बचता है। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन होती है देखो वो क्या होती है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l/g, ये होती है। ये हमने जब करेक्टनेस किया था तब भी मैंने ये क्वेश्चन बात आपको बताई थी कि यही लिमिटेशन है। अब इस k की वैल्यू जो है वो हम एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं, तो एक्सपेरिमेंट में कोई भी वैल्यू आ सकती है, पर डायमेंशन क्या है, सिर्फ इतना बताती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है पेपर में कि टाइम मतलब आपको उसकी फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है, एक्सप्रेशन निकालना है उसके लिए, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसकी कांस्टेंट की वैल्यू में नहीं जाना। क्लियर है? ठीक है, आपको कांस्टेंट की वैल्यू में नहीं जाना, आपको सिर्फ इतना पेपर में करके आना है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन है कि इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम कैपिटल T आर फंडामेंटल quantities, find the dimensions of energy। वैसे तो हमारी फंडामेंटल कौन सी यूज होती हैं,
LMT, बट यहाँ पे हमारी फंडामेंटल उसने क्या कह दिया, मान लो कि F, V और T हैं, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। इसमें ऑप्शंस आपको दे दिए, F, V -1, T -1। बी ऑप्शन है आपका F, V, T -1। सी ऑप्शन है आपका F -1, V -1 और T -1। और डी ऑप्शन है F, V, T। ठीक है, ये आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब वही सेम काम करना है हमें, करें शुरू हम। हमने मान लिया ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है FA, VB और T C के। ठीक है, तो वही प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने K लगा दिया, FA, VB, TC। ठीक है, ई एनर्जी है, एनर्जी हमारी वर्क डन के इक्वल होती है, तो हमारा जो इसकी डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, ML2 T -2 इक्वल टू K। यहाँ पे हमारा क्या है, फोर्स है, फोर्स का क्या होता है MLT -2, इसकी पावर A आ गई। V वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, LT -1 होती है, M0 LT -1 की पावर B। और T हमारा क्या है, यहाँ पे टाइम है, तो वो T ही रहेगा, T की पावर C। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर कर दो। पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, M वाली सारी इकट्ठी कर लेते हैं कि M की पावर यहाँ कितनी है A और यहाँ कितनी है 0, तो A ही रह गई। L की पावर यहाँ है A, यहाँ कितनी है B प्लस B। T की पावर यहाँ पे कितनी है -2A, यहाँ कितनी है -B और यहाँ कितनी है +C। ठीक है, यहाँ क्या आ गया M1 L2 T -2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ गई 1, सेकंड है A प्लस B किसके इक्वल हो गया 2 के, तो यहाँ पे A की वैल्यू 1 पुट करो, प्लस B इज इक्वल टू 2 यानी B इज इक्वल टू 2 -1, 1 आ गई। नेक्स्ट है -2A माइनस B प्लस C इज इक्वल टू -2। अब वैल्यू पुट कर दो, -2 इंटू 1 -1 प्लस C इज इक्वल टू -2, ये हो गया -2 -1 प्लस C इज इक्वल टू -2, -3 प्लस C इज इक्वल टू -2, C इज इक्वल टू -2 प्लस 3, C इज इक्वल टू 1। ठीक है, तीनों वैल्यूज क्या होगी, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1। ठीक, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बना वो क्या बन गया, के F1 V1 T1, वही एक्सपेरिमेंट की K की वैल्यू 1 हो गई, तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया F1 V1 T1। ऑप्शंस में देखो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी वाला, तो डी ऑप्शन आपका ठीक है। आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अब इसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस देखो, हर कोई जिसकी एप्लीकेशन होंगी तो वो कोई ना कोई जगह, तो ऐसा तो नहीं है सब परफेक्ट होते हैं, तो कोई ना कोई लिमिटेशन तो होती है। डायमेंशनल एनालिसिस की जो लिमिटेशन है वो है, देखो फर्स्ट क्या है, इट कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकता, जैसे अभी हमने किया था कि K की वैल्यू नहीं पता थी हमें। सेकंड है J कैन नॉट अप्लाइड, ऐसे एक्सप्रेशंस में अप्लाइड नहीं होता इन एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होते हैं, यानी कोस थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, ये सब यूज होता है, उनके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है, वो एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकता डायमेंशनल एनालिसिस। तीसरा, इट कांट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अगर किसी उसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट विच हैज डायमेंशंस, देखो क्या है यहाँ, तो क्या था, ये वैल्यू नहीं निकाल सकता और ना ही ये बता सकता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगेगा, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वाला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 बाय R²। ये नहीं बता सकता कि उस प्रोपोर्शनैलिटी में G भी है।
ठीक है, ये सिर्फ ये बता देगा आपको f इज इक्वल टू m1m2/r², बट वो ये g की डायमेंशन नहीं बताएगा। और हम इसको डायमेंशन लेस भी नहीं ले सकते क्योंकि इसकी डायमेंशंस हैं, ठीक है ना। हम इसको डायमेंशन लेस नहीं मान सकते। वहां हमने k लिया था तो वहां पे क्या था, वो डायमेंशन लेस हो गया था, बट इसमें तो डायमेंशंस है ना, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये इसकी ड्रॉबैक है। लास्ट इसकी लिमिटेशन है, इट कांट अप्लाइड in expressions involving two or more terms separated by plus और minus। मतलब एक से ज्यादा टर्म्स जिसके अंदर इन्वॉल्व हैं उस एक्सप्रेशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे मान लो यही है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT², ये या तो यूटी दे देगा आपको या फिर AT² दे देगा, ये आपको ये पूरी कंप्लीट इक्वेशन नहीं देगा। तो ये हमारी लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड। तो तब तक के लिए आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगी वहां से। फिर हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे डायमेंशन से रिलेटेड, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे फिर सिग्निफिकेंट फिगर पे, ठीक है। बाय।